हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिकली क्या होता है कि केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल चैप्टर थोड़े कम मिलते हैं, ज़्यादातर या तो रिएक्शंस, नो डाउट रिएक्शंस में भी हैं, टेंशन मत लेना, हम हैं, सिखा देंगे सारा कुछ अच्छे से। अब आप सोच रहे होगे अरे टॉपिक होगा क्या, कौन सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, कौन सा है, आपने सोचा फिर आपके दिमाग में आया ओ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अरे हाँ सर, ये तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे पढ़ने के लिए। तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अब यहां पर अगर हम आपसे कहें कि आप ध्यान से देखो कितने टर्म्स हैं, आप कहोगे सर एक एटमॉस्फेरिक है, एक पॉल्यूशन है। अगर इन दोनों वर्ड्स को हम अच्छे से समझ लें तो आप समझ लो कि आपको ये तो दिमाग में आ जाएगा कि व्हाट इज दिस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स होता है टू मेक अनक्लीन, ये तो मालूम ही होगा आपको, टू मेक अनक्लीन। और एटमॉस्फेयर में सिंपली मीन्स आपका इट कंसिस्ट ऑफ एयर। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन मीन्स टू मेक एयर अनक्लीन। आप कहोगे अरे सर एयर को कैसे अनक्लीन करेंगे, हम कहेंगे अभी देखते हैं कि हम लोग इस एयर को कैसे अनक्लीन करेंगे और ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कैसे होगा, इसके इंपैक्ट क्या होंगे, अभी लेटेस्ट होंगे या कुछ समय के बाद होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को लेकर आज छोटी सी कोशिश करते हैं इस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को समझने की। अब यहां पर क्या हुआ, मेन चीज हो गई कि भाई टू मेक एयर अनक्लीन। अब सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाउ, कि हम कैसे एटमॉस्फेयर की एयर को अनक्लीन करते हैं। सिंपल सा, अगर हम आपसे एयर का कॉम्पोजिशन पूछें, आप कहोगे सर एयर में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर होते हैं, कुछ इनर्ट गैसेस होती हैं। यहां पर हम एयर के उस कॉम्पोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं जो टोटल हम आपको यहां बताएंगे, लेकिन एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है एयर का जो क्लीन एयर होती है। अब आपने क्या किया, उस क्लीन एयर को अनक्लीन कर दिया, मतलब गंदा कर दिया। अब कैसे कर दिया, तो इस हाउ वाले में क्या होता है कि हम किसी भी चीज में अगर हम कुछ अनडिजायरेबल चीजें, अनडिजायरेबल थिंग मिला दें उसमें, और यही अनडिजायरेबल थिंग जो है वो आपके कहलाते हैं पॉल्यूटेंट्स। ये आपके हो गए पॉल्यूटेंट्स। अब बात आती है कि वो अनडिजायरेबल थिंग्स हैं क्या। भाई हमने आपसे कहा कि आपने एयर की एटमॉस्फेयर को अनक्लीन कर दिया, कैसे, बाय एडिंग सम अनडिजायरेबल थिंग्स दैट इज पॉल्यूटेंट्स। ये छोटी सी एक डेफिनेशन होती है व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स। तो अनडिजायरेबल थिंग्स एडेड टू एनीथिंग इज नोन एज पॉल्यूटेंट्स। अब बात आ गई कि हम ये पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स होंगे जो इस एयर को अनक्लीन करेंगे। तो आप जब इन पॉल्यूटेंट्स की बात करोगे, यहां पर हम आते हैं कि वो पॉल्यूटेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, एयर को अनक्लीन करने के लिए पॉल्यूटेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। आप देखो मॉइस्ट, जो सॉरी नॉट मॉइस्चर, इट्स मिस्ट, कभी कभी गलती हो जाती है, मिस्ट ये भी आपका एक पॉल्यूटेंट है। स्मोक ये भी पॉल्यूटेंट है। तरह तरह की फ्यूम्स ये भी पॉल्यूटेंट्स हैं। दूसरी बात, दूसरी कैटेगरी में पॉल्यूटेंट्स के आते हैं हमारे पास ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब अगर हम आपसे कहें कि सल्फर के ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, आप कहोगे अरे सर SO2 होता है और SO3 होता है। तो आप यहां पर ध्यान रखना कि ये जो मेन पॉल्यूटेंट है वो है आपका SO2।
मेन पॉल्यूटेंट मींस एयर को अनक्लीन करने के लिए जो मेन पॉल्यूटेंट है ऑक्साइड ऑफ सल्फर की कैटेगरी में वो आपका SO2 होता है। इसके बाद हमारे पास अभी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी खत्म नहीं हुई है, इसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी आपके बहुत बड़े पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि एयर को अनक्लीन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका NO हुआ, NO2 हुआ, N2O हुआ। अब यहां पर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में जो मेन पॉल्यूटेंट होता है, जिसको अभी हम लोग पूरे चैप्टर में SO2 और NO2 की ही पूरी बात करेंगे, तो ये आपका मेन पॉल्यूटेंट हो गया, मेन पॉल्यूटेंट। अब इसके अलावा यहां पर आपके ऑक्साइड ऑफ कार्बन भी होते हैं, ऑक्साइड ऑफ कार्बन भी होते हैं। अब इन ऑक्साइड ऑफ कार्बन में आपके दो हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक और पॉल्यूटेंट की कैटेगरी होती है जो बहुत ही हाइड्रोजन सल्फाइड, अब ध्यान रखना IDE, हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज H2S, H2S। तो ये हमने आपको एक चीज ये बताई कि हम एयर को कैसे अनक्लीन करेंगे पॉल्यूटेंट्स के थ्रू। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो कोई भी अनडिजायरेबल थिंग जो हम किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में मिलाते हैं। अब एयर में जिसका कॉम्पोजिशन हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, उनके लिए ये मिस्ट हो, स्मोक हो, फ्यूम्स हो, ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो, ऑक्साइड ऑफ कार्बन हो या हाइड्रोजन सल्फाइड हो, ये क्या है, अनडिजायरेबल हैं, जिनकी एयर के कॉम्पोजिशन में जरूरत नहीं है। अगर आप किसी ना किसी तरह से इनको जो है एटमॉस्फेयर में ऐड कर दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप इस एयर को अनक्लीन कर रहे हो और आपका एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो रहा है। अब मेन बात आती है यहां पर कि एयर को अनक्लीन करेगा कौन। हु इज रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो यहां पर आप देखोगे कि कुछ नेचुरल कॉज होते हैं, नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ मैन मेड फैक्टर्स होते हैं। मैन मेड फैक्टर्स मींस अगर हम इन पॉल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए केवल ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ हद तक आपके नेचुरल कॉजेज, नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं जो इस एयर को अनक्लीन करते हैं। आप कहोगे अरे सर नेचुरल में, हम कहेंगे यस। देखो भाई, यहां पर क्या हुआ कि मान लो कहीं पर आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन, तो ये एक नेचुरल कॉज हुआ, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मैन मेड में तो n नंबर ऑफ, आपने क्या किया, मैन मेड फैक्टर्स आपने देखा, बहुत सारे मेटल्स की हम लोग मेटलर्जी करते हैं, उनके प्लांट्स होते हैं, उसमें एक स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है जहां पे हम सल्फर को बर्न करते हैं। सल्फर को बर्न किया तो क्या हुआ, SO2 बन गई, लो मेन पॉल्यूटेंट आपने एटमॉस्फेयर में ऐड कर दिया किसी ना किसी तरीके से। तो मैन मेड कॉज इस तरह के बहुत सारे होते हैं। आपने एक बाइक लेके या कार लेके आप जा रहे हो, पीछे से वो धुआं छोड़ती हुई जा रही है, तो ये सारे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो यहां पर क्या हुआ कि इन मैन मेड फैक्टर्स में हुआ आपका ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मेटलर्जिकल प्लांट्स, n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिनको अभी हम लोग अलग अलग, इनके जो भी, इसका जो भी इंपैक्ट है नेचर में इन सारे पॉल्यूटेंट्स का, उनके अलग अलग फैक्टर अभी हम देखेंगे हर एक के लिए कि मैन मेड कॉज क्या है, उनका नेचुरल क्या कॉज क्या है। यहां हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। तो ये छोटी सी चीज हो गई हम लोगों की कि हम एयर को किस तरह से अनक्लीन करेंगे बाय एडिंग अनडिजायरेबल थिंग्स, दैट इज पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे, ये आपके सारे पॉल्यूटेंट्स होंगे।
इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? चाहे कोई भी पॉल्यूटेंट हो, उसके लिए मैन मेड और नेचुरल दोनों कॉजेज रिस्पॉन्सिबल हैं। आप कहोगे सर अगर एटमॉस्फेयर अनक्लीन हो गया तो क्या होगा? हम कहेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपने इसको एटमॉस्फेयर को अनक्लीन कर दिया तो उससे होगा क्या? तो अब हम लोग का पूरा चैप्टर भी वही है, जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट डिजास्टर्स आपके जो है फिनोमिना होते हैं, वो अभी हम देखेंगे एक एक करके अलग अलग तरीके से कि वो किस तरह से नेचर में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अब यहां पर आपका क्या हुआ? टोटल हुआ आपका कि इंपैक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, इनके इंपैक्ट क्या होंगे? तो अगर आप बुक में देखोगे ध्यान से तो 1 2 3 इंपैक्ट होते हैं। टेंशन मत लेना, एक संग नहीं पढ़ाएंगे, आप तो घबरा जाते हो एकदम से कि लो सर पकाने के लिए आ गए भाई इतना सारा लेके। 3 इंपैक्ट हैं जो आप 3 इंडिविजुअल अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में उनको वो कर सकते हो। तो उन तीनों का एक ये तीनों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, पहला तो हुआ कि भाई अगर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है एसिड रेन होने की। दूसरी चीज क्या हो गई आपकी? ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। और तीसरी चीज क्या है आपका कि ओजोन लेयर डिप्लीट कर जाएगी, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाएगा। अब कहोगे अरे सर तो इनसे क्या होगा? वही चीज हमें पढ़नी है कि एसिड रेन क्या होगा, एसिड रेन क्यों होती है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें और उसके इंपैक्ट क्या होंगे। सेम वही चीज ग्लोबल वार्मिंग में, सेम वही चीज ओजोन लेयर डिप्लीशन में। तो हमने क्या किया है, इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। आज हम सिर्फ एसिड रेन पर फोकस करेंगे कि एसिड रेन क्या होती है, कैसे होती है, उसके इंपैक्ट क्या है और उसको हम कैसे रोकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का पहला पार्ट। अच्छा हाँ, एक चीज जैसे अभी हमने आपसे कहा कि आपने एयर की मतलब एटमॉस्फेयर में जो एयर थी उसको पॉल्यूट कर दिया अनडिजायरेबल थिंग्स को मिलाकर। तो कोई भी अभी हम देखेंगे, कोई भी तीनों में से कोई भी फैक्टर हम लेंगे, वेदर इट इज एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो सारे के सारे जो है ह्यूमंस पर या प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, आप ओवरऑल कह सकते हो पूरी पृथ्वी पर उनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जो कि एडवर्स मींस भैया कोई काम का नहीं है, बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम कवर करें पूरी की पूरी एसिड रेन की। एसिड रेन एक्चुअल में होती क्या है, कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इसको हम किस तरह से रोकें और इसके इंपैक्ट क्या हैं। अभी आप देखोगे चाहे एसिड रेन हो, ग्लोबल वार्मिंग हो या ओजोन लेयर डिप्लीशन हो, इनके इंपैक्ट इतने खतरनाक है कि आप खुद भी सोचोगे कि अरे हाँ यार, प्रिवेंशन के लिए जो चीजें बताई जा रही हैं वो हमको फॉलो करनी है, अदरवाइज इनके इंपैक्ट बहुत डिजास्टरस होते हैं। तो हम आते हैं आपके, अब एक्चुअल में पहली बात आती है कि एसिड रेन है क्या। भाई रेन तो बहुत तरीके से होती है, वहां पर क्या है कि हम ये करते हैं कि हम उन वेरियस वेज को कंसीडर करेंगे, बहुत सारे तरीके होंगे, वेरियस वेज इन विच, वेरियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज एसिड रेन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज एसिड रेन, वेरियस वेज इन विच acid formed in atmosphere, acid formed in atmosphere condenses and falls on earth is called, अब सिंपल सा आपका हो गया, is called acid rain।
यानी कि हम देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे एयर जो है वो आपकी जब अर्थ में आती है कंडेंस होके, तो कौन कौन से तरीकों से वो एसिड रेन बन जाती है। Means various ways in which acid formed in atmosphere condenses and falls on earth is called acid rain। ये तो बात हो गई हम लोगों की सिंपल सी डेफिनेशन की। अब यहां पर जो आपके दो वेज हैं, या आप कह सकते हो टू फॉर्म्स, अभी इसके बारे में बाद में करेंगे, पहले इस पर जो एक क्वेश्चन आता है हम उसकी बात कर लें। यहां पे हम बात करेंगे टू फॉर्म्स of deposition of acid rain। एसिड रेन के डेपोजिशन के दो फॉर्म्स कौन से होते हैं, इनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। पहला एक होता है आपका वेट डिपॉजिट और दूसरा होता है आपका ड्राई डिपॉजिट। हमने पहले बोला था थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको याद रखनी है, कई सारी डेफिनेशन, बहुत सारी रीजनिंग। जहां तक बात करें हम इक्वेशन वगैरह की, बहुत सिंपल सी इक्वेशंस हैं, उनमें आप टेंशन मत लेना, मेन चीज थ्योरेटिकल पोर्शन पे आप ध्यान देना। तो यहां पर क्या हुआ, वेट डिपॉजिट। अब बात आती है वेट डिपॉजिट क्या क्या होंगे। वेट डिपॉजिट में आपका रेन हुआ, स्नो हुआ, वेट डिपॉजिट में रेन हुआ, स्नो हुआ, फॉग हुआ, ड्यू हुआ। अभी हम बता रहे हैं, इनमें हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप क्वेश्चन उनको नोट कर लीजिएगा। अब बात करें हम लोग ड्राई डिपॉजिट की। ड्राई डिपॉजिट में आपके वेरियस तरह के सल्फेट एंड नाइट्रेट्स। तो ये हो गए आपके टू फॉर्म्स ऑफ डेपोजिशन ऑफ एसिड रेन। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने यहां पे इसको बॉक्स के अंदर लिखा है। अब यहां पर क्या हुआ कि वेट डिपॉजिट ऑफ एसिड रेन, नेम एनी टू। अब ये क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का, आप कुछ ना करो, आप इनमें से रेन, स्नो, फॉग या ड्यू, इन चारों में से कोई भी एक दो नाम लिख दो, आपके 2 मार्क्स पक्के हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मेरा पर्पस ये नहीं होता है कि हम सिर्फ आपको बस पढ़ाते जाएं। हम वो जो क्वेश्चंस बीच बीच में आ रहे हैं, अक्सर पूछे गए हैं, और जो छोटी छोटी, भाई थ्योरेटिकल पोर्शन है, बच्चे ने रीडिंग मारी, उसने कहा अच्छा हाँ समझ में आ गया, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन बीच बीच से आ रहे हैं, वो मेरा मेन पर्पस होता है कि हम वो आप तक पहुंचाएं। तो यहां पर क्या हुआ कि नेम एनी टू वेट डिपॉजिट ऑफ एसिड रेन, जो आपने लिख दिया रेन, स्नो या फॉग या ड्यू। तो ये जो बीच की चीज आ गई जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमने आपको बता दिया, टू फॉर्म्स ऑफ डेपोजिशन ऑफ एसिड रेन। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ दिस एसिड रेन forms and what are the various pollutants responsible for acid rain to occur। तो अब यहां पर हम आते हैं इनके पॉल्यूटेंट्स पर। What are the pollutants that are responsible for this acid rain? पॉल्यूटेंट्स में यहां पर आप ध्यान रखना, बेसिकली 2 पॉल्यूटेंट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस एसिड रेन के लिए। पहला तो आपका हुआ ऑक्साइड ऑफ सल्फर, एक तो सल्फर के ऑक्साइड जो अभी हम लोग देखे थे SO2 एंड SO3, और दूसरा आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अभी जब हमने आपको शुरुआत किया था, तो हमने जब ऑक्साइड ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बोले थे, तो हमने बोला था कि उनमें आपने देखा होगा हमने लिखा था मेन, तो वो SO2, यहां पर आपका NO2। अब हमको ये चीज देखनी है कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये 2 पॉल्यूटेंट्स जो हैं, ये एक्चुअल में इनके मेन सोर्सेज क्या हैं, मैन मेड सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ आपका, अगर हम बात करें ये पॉल्यूटेंट्स और इनकी बात करें हम सोर्सेज की, एक तो पॉल्यूटेंट हो गए, अब सोर्सेज। अब अगर हम ऑक्साइड ऑफ सल्फर की बात करें, तो यहां पर आपका फॉरेस्ट फायर, भाई फॉरेस्ट फायर कोई लगाता तो नहीं,
ऑटोमेटिकली हो जाती है। दूसरी बात आपका क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन ये तो आपके नेचुरल कॉजेज में हो गए, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, दोनों के लिए फॉरेस्ट फायर एंड वॉल्केनिक। फिर अगर हम बात करें मैन मेड कॉज की, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, भाई गाड़ियां निकल रही है, उनसे पीछे धुआं निकल रहा है और पता चला एटमॉस्फेयर में NO2 जारी है। और पावर प्लांट्स, पावर प्लांट्स ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका दोनों के लिए, ये दोनों के लिए आपके ये दोनों फैक्टर्स हैं, मींस नेचुरल और ये क्या हो गया आपका मैन मेड। नेचुरल कॉज और मैन मेड, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर प्लांट, दीज आर द मैन मेड कॉजेज फॉर oxide of sulfur and oxide of nitrogen, and forest fire and volcanic eruption, these are responsible for both oxide of sulfur and oxide of nitrogen, which are the major pollutants for acid rain. The main pollutants for acid rain is NO2 and SO2। आप ध्यान रखना, इस पर एक क्वेश्चन आता है जो अभी हम लिखेंगे यहां पर, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये चीज आ गई, अब ये बात आ गई कि इनमें से ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। भाई देखो नेचुरल कॉजेज में तो कोई बात नहीं है, भाई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ या फॉरेस्ट फायर लग गई, उस पर तो कोई इक्वेशन किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेन बात आती है कि इनमें ऐसा क्या होता है कि हमारा SO2 और NO2 का प्रोडक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, और वो गैसेस जाती हैं और एसिड रेन को कॉज करती हैं। तो अब हम यहां पर आएंगे बारी बारी से। मेन पॉल्यूटेंट्स ऑफ एसिड रेन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका, जब आप क्वेश्चन कहीं नोट ही कर रहे हो तो हम ये भी लिख लेते हैं आपका, ये वाला क्वेश्चन भी आप लिख लो, मेन पॉल्यूटेंट्स ऑफ एसिड रेन। बेटा ध्यान रखना यहां पे CO2 मत लिखना, क्योंकि वो अभी हम वही रीजनिंग बताएंगे आपको। मेन पॉल्यूटेंट ऑफ एसिड रेन, तो आपके दो आंसर क्या हो गए, एक तो हो गया आपका NO2 और एक हो गया आपका SO2। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ दिस SO2 फॉर्म्ड एंड हाउ दिस NO2 फॉर्म्ड। डेफिनेशन हमें उम्मीद है आपने नोट कर ली होगी, आपको समझ में भी आ गई होगी। तो अब हम आते हैं अपने फॉर्मेशन पर कि हाउ दीज टू पॉल्यूटेंट्स फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर। पहले तो हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ SO2, यानी कि SO2 का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब हुआ क्या कि पहली चीज हो गई आपकी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब यहां पे रिएक्शन कैसे होगी, आप देखो सल्फर लिया आपने, बर्न किया, SO2 बन गई। अब फॉसिल फ्यूल की जवाब में क्या होगा आपका, फॉसिल फ्यूल मतलब कौन कौन से फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे आप, यहां पे आपका हो गया कोल गैस, पेट्रोलियम, ये सब फॉसिल फ्यूल को बर्न करने पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। कुछ नेचुरल गैसेस भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, नेचुरल गैसेस ये आपका SO2 का प्रोडक्शन देती हैं। अब हुआ क्या, ये तो हो गया फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से। अब अभी हमने आपसे बोला था कि बहुत सारे मेटल्स की मेटलर्जी में हम देखते हैं SO2 का प्रोडक्शन होता है, मतलब कि उस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी भी ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं सल्फाइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो अब वहां पर क्या हुआ कि आपने लिया यहां पर दूसरा फैक्टर क्या हुआ, सेकेंड, कि आपने लिया 2ZnS प्लस, जिंक सल्फाइड लिया, सल्फाइड का हम ऑक्साइड में फॉर्मेशन करते हैं, 3O2 लेंगे जिससे हमको SO2 मिलेगी, प्लस SO2 मिलने के बाद हमको यहां पर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मिल जाता है। इसका यूज हम, ये कहां होता है, ये सेकेंड हम लोग का आ गया मेटलर्जी में। अब आप देखो ये सारे के सारे मैनमेड कॉज ही तो हैं भाई, फॉसिल फ्यूल आदमी ही जला रहा है, मेटलर्जी नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको ऐसा कुछ करना है कि जिससे ये चीजें, ये वेस्ट जो है आपके थोड़ा रिड्यूस हो जाएं। वो कैसे, अभी हम लोग देखते हैं। तो ये मेटलर्जी के प्रोसेस में हम सल्फाइड को ऑक्साइड में, अब आप देखो मेन पॉल्यूटेंट SO2 है,
ये आपने SO2 का प्रोडक्शन कर दिया कैसे, बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये आपने SO2 का प्रोडक्शन कर दिया कैसे, मेटलर्जी में सल्फाइड को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया तो SO2 एज अ हमको बाई प्रोडक्ट मिलती है। तो वो हमारा काम की तो है नहीं, तो वो तो एटमॉस्फेयर में जाएगी, नुकसान होगा ही होगा। तो ये हम लोगों ने देखा किस तरह से हम यहां पर SO2 का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ NO2। फॉर्मेशन ऑफ NO2। अब हम NO2 का प्रोडक्शन कैसे करें। अब NO2 के प्रोडक्शन, NO2 के सोर्सेज में आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। आप कहोगे सर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में ऐसा क्या होता है, तो अभी हम वहां पर देखेंगे कि एक चीज होती है इंटरनल कंबशन इंजन। ये चीज आप, ये टर्म आप बहुत अच्छे से याद रखना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहली चीज जो लेंगे वो होगा हमारा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अब इसमें क्या होता है कि इस ऑटोमोबाइल, कोई भी ऑटोमोबाइल ले लो, उस ऑटोमोबाइल में एक आपका होता है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन, ये इंटरनल कंबशन इंजन क्या करता है कि आपका NO2 एंड NO2 गैस का प्रोडक्शन करता है। बेसिकली नाइट्रोजन निकलती है जो कि एटमॉस्फेयर में जाके NO बनाती है और NO2 बनाती है। मतलब कि इस इंटरनल कंबशन इंजन से अराउंड 70% जो है आपकी नाइट्रोजन निकलती है, जो एटमॉस्फेयर में गई, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO बनाएगी और NO2 बना लेगी। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में अगर हम अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनल कंबशन इंजन से निकलने वाले नाइट्रोजन को अगर हम किसी तरह से रिड्यूस कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है पोल्यूशन थोड़ा तो कम हो ही जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि NO2 का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो मेन पॉल्यूटेंट थे एसिड रेन के NO2 और SO2, उनका हम लोगों ने उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये SO2 का फॉर्मेशन हुआ, ये NO2 का हुआ। अब बात आती है, अब थोड़े से इनके मतलब इस एसिड रेन के इंपैक्ट पर आने से पहले जरा हम एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा उनको डिस्कस कर लें आपसे। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग पूछी जाती है इस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन चैप्टर से, कई बार पूछी गई है, और वो रीजनिंग क्या है आपका कि नेचुरल रेन वाटर इज स्लाइटली acidic in nature। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो एसिड रेन आपकी, मतलब एसिड रेन में ही एसिड प्रेजेंट हो। जो नेचुरल रेन वाटर होता है वो आपका स्लाइटली एसिडिक होता है। ये आपको रीजन में बताना है कि क्यों। तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत छोटा सा कीटा में, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जो, अब इसका आपका आंसर लिखने को आएगा तो आप क्या लिखोगे। हम तो इसीलिए विद ऑल की टर्म सारे आंसर भी लिख देते हैं कि आपका कहीं से भी एक नंबर का लॉस ना हो। यहां पर होता क्या है ये पता नहीं, आप समझोगे हमने आर क्या लिख दिया है, तो इसको हम गिव रीजन ही कर देते हैं। गिव रीजन करके क्वेश्चन आया आपका, नेचुरल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। तो होता क्या है कि जो हमारी नेचुरल रेन होती है, इस नेचुरल जो नेचर से रेन हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल रेन हो रही है, एयर हमारी अनपॉल्यूटेड है, तभी तो वो नेचुरल रेन हुई। अगर उसमें एसिड मिल गए HNO3 या H2SO4 तो वो तो आपका एसिड रेन हो गया। लेकिन जब नेचुरल रेन हो रही है तो नेचुरल रेन का सिंपल सा, अभी हम इसको वो बना देंगे कि वो नेचुरल रेन अनपॉल्यूटेड, अभी इसको हम पूरा वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अनपॉल्यूटेड माने कि एयर जो है हमारी अनपॉल्यूटेड है। अनपॉल्यूटेड जो एयर होगी उसमें क्या होगा कि आपका एयर के कॉम्पोजिशन में आपने देखा CO2 तो प्रेजेंट होती है। CO2, अब बारिश का पानी मिल गया, आपका एक एसिड बना, कौन सा, H2CO3।
जो कि एक आपका वीक एसिड होता है। यानी कि जो हमारा नेचुरल रेन होता है, नेचुरल रेन कंटेन्स वीक कार्बोनिक एसिड दैट मेक्स इट एसिडिक। तो जो नेचुरल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। रीजन आया तो आप क्या लिखोगे? आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हो या आप सिंपल सा लिख सकते हो कि बिकॉज नेचुरल रेन कंटेन्स स्लाइटली एसिडिक, because natural rain contains carbonic acid which is weak। अब वो कार्बनिक एसिड कैसे बनेगा? वो अनपॉल्यूटेड एयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसकी वाटर के संग रिएक्शन करके बना लेगा। तो चलिए इसको हम लोग पूरे वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो यहां क्या होगा कि unpolluted air contains CO2। भाई अनपॉल्यूटेड एयर है तो एयर का कॉम्पोजिशन में हमने देखा ही थोड़ी सी CO2 होती है। तो अनपॉल्यूटेड एयर कंटेन्स CO2 which when dissolves in rainwater forms carbonic acid, forms weak carbonic acid। तो इस वजह से हमारा जो नेचुरल रेन वाटर है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। इसकी पीएच जो है अराउंड 5.6 होती है, 5.6, ये भी आप याद कर लेना, 5.6। तो वीक कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। अब इसको थोड़ा सा और अपना अच्छा आंसर बनाने के लिए आप इसमें जो है रिएक्शन लिख देना कि इनकेस अगर यहां कुछ वो हो रहा हो तो रिएक्शन सही लिखी हुई है, बैलेंस लिखी हुई है कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन की, तब भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। तो नेचुरल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादातर रीजनिंग गिव रीजन वाले जो 5 क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये जरूर होता है। तो ये हमारा हो गया किस तरह से हम मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इस एसिड रेन पर आते हैं। अब बात आती है कि एसिड रेन का कॉम्पोजिशन क्या होगा। कॉम्पोजिशन अभी आपको एक चीज ध्यान रखनी है। मान लो आ गया कि द एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन, ऑप्शनल में पहला ऑप्शन उन्होंने दे दिया कार्बोनिक एसिड, ध्यान से सुनिएगा। बाकी उन्होंने दे दिया 3-4 एसिड, 3 एसिड और दे दिए। आपने देखा ना वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड है ना वहां पे नाइट्रिक एसिड है। आपने सोचा अच्छा हाँ कहीं पढ़ा था कि ये एसिडिक होती है कार्बोनिक एसिड, बच्चा कार्बोनिक एसिड पे टिक लगा देता है। कार्बोनिक एसिड जो है आपका एसिड रेन में प्रेजेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एसिड रेन के कॉम्पोजिशन के लिए मेन, हम फिर से एक बार लिख दे रहे हैं कि एसिड रेन में मेन गैसेस कौन सी होती हैं आपकी, एक SO2 और एक NO2। तो इनके रिस्पेक्टिव एसिड यानी कि SO2 से आपका सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, NO2 से आपका नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड बनेगा। तो इसके कॉम्पोजिशन में जो आपके एसिड प्रेजेंट होते हैं, बेटा हम बार बार ये चीज बोलेंगे कि एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन, कार्बोनिक एसिड मत लिखना, एसिड प्रेजेंट आपके कौन कौन से हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड और मेन नाइट्रिक एसिड। लेकिन यहां पर ट्रेसेस में, इन ट्रेसेस आपका सल्फ्यूरस एसिड भी होता है और नाइट्रस एसिड भी होता है। तो यहां क्या हुआ कि एसिड प्रेजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और इन ट्रेसेस आप ये लिख सकते हो एसिड प्रेजेंट में सल्फ्यूरिक एसिड along with traces of sulfurous acid, nitric acid along with traces of nitrous acid। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन क्या बन गया आपका कि एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन,
आपने आंसर में क्या लिखा? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड विद ट्रेसेस ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ए। बी में क्या हुआ आपका? नाइट्रिक एसिड विद ट्रेसेस ऑफ नाइट्रस एसिड। मींस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, बस। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ये एसिड प्रेजेंट है, अब इन एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोगों ने क्या लिया? सबसे पहले हम लेते हैं कि H2SO4 का फॉर्मेशन, मींस फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। अब whether it is man-made cause और natural cause, आपने क्या किया? आप देखो SO2 का प्रोडक्शन हुआ था, सल्फर SO2। अब ये SO2 एटमॉस्फेयर में ऊपर गई, अब उसके बाद रेन हो रही है, तो SO2 और H2O ये मिलके आपका क्या करेंगे? H2SO3 बना लेंगे। आप ये देखो सल्फ्यूरस एसिड। फिर अब ये SO2 का फॉर्मेशन हुआ, सल्फर बर्न हुआ, SO2 एटमॉस्फेयर में गई, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी, इस SO2 ने डायरेक्टली, कुछ SO2 वाटर के संग डायरेक्टली वो हो जाएगी, कुछ SO2 क्या होती है कि ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करके आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। अब बारिश तो हो ही रही है, तो ये H2O और SO3 मिलके आपके H2SO4 बना लेंगे। तो आप ये देखो, ये बन गया आपका सल्फ्यूरस एसिड, ये बन गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों एसिड प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली अभी हम लोग देखेंगे हाउ दिस नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सल्फर बर्न हुआ, ऑक्सीजन के संग SO2 बना, SO2 बारिश के पानी में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड बना लिया, और काफी SO2 क्या करती है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संग SO3 बनाती है, फिर SO3 वाटर में डिसॉल्व होकर H2SO4 बना लेता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 टेक्स प्लेस, हाउ दिस फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 टेक्स प्लेस इन एटमॉस्फेयर। अब हम बात करते हैं कि हमारा नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब हम लोगों ने क्या देखा? इंटरनल कंबशन इंजन से नाइट्रोजन निकली, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन हुई, मींस नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन हुई, और इसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल कंडीशन में ये हाई टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं करती हैं। तो आप कहोगे सर ये ऊपर कैसे रिएक्शन करती हैं? आप देखो बारिश हो रही है, लाइटनिंग एंड थंडरिंग होती है, कितनी हाई उसमें एनर्जी होती है, तो उसी से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और 2NO बना लेते हैं। अब क्या हुआ कि NO बना, O2 के संग रिएक्शन करके इसने 2NO2 बना लिया, और NO2 बन गई, वाटर के संग रिएक्शन हुई। अब यहां पे क्या है आपका? HNO3 और HNO2 का मिक्सचर मिल जाता है। और ये रिएक्शन अगर आप याद करो तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी जब हमने आपको बताया था प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस पार्ट 3 में। तो वहां पे हमने बोला था दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HNO2 व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर। तो आप उससे भी याद कर सकते हो कि जब हमारा HNO3 बनेगा, NO2 को हम डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा NO2 बनेगा, सॉरी HNO3 और HNO2 दोनों का मिक्सचर बनेगा। अब हुआ क्या कि ये NO2 वाटर के संग रिएक्शन करके HNO3 बनाया इसने, NO2 वाटर के संग HNO3 बना। अब हुआ क्या कि भाई NO2 और वाटर, बारिश हो रही है, NO2 एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है, तो आपका क्या होगा कि यहां पर आप इस तरह से देखो, ये प्योर HNO3 बन गया। जब NO2 डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व होगी तो आपको इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा, लेकिन जब NO2 वाटर के संग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन होगी तो आपको केवल HNO3 मिलेगा।
ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। गिव बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन एटमॉस्फेरिक इन एसिड रेन। तो आप ध्यान रखना, आप उसमें ये इक्वेशन लिखी जाती है, ये मत लिखना, क्योंकि यहां पे हमें नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों का मिक्सचर मिलता है। लेकिन केवल HNO3 कैसे मिलती है कि when NO2 dissolves in water in presence of atmospheric oxygen it gives result in formation of nitric acid only। तो ये हम लोग के हो गए कि किस तरह से हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट एसिड जो है वो एटमॉस्फेयर में फॉर्म होते हैं और रेन के साथ मिलकर आपका एसिड रेन करते हैं। अब बात आ गई कि एसिड रेन हुआ, अब इनका इंपैक्ट क्या होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो अब हम अपने अगले छोटा सा जो वो है कि इनके इंपैक्ट ऑफ एसिड रेन, इंपैक्ट ऑफ एसिड रेन। अब इस पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग आती है जो अभी हम आपको बताएंगे। इंपैक्ट ऑफ एसिड रेन, हम जरा इसके इंपैक्ट को क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं अलग अलग। पहला तो होता है इसका इंपैक्ट बेसिकली जो है क्या, वो होता है आपका सॉइल पर। दूसरा इंपैक्ट इसका होता है वाटर बॉडीज पर। कैसे होता है, क्या क्या होता है, अभी हम लोग उस पे आते हैं। और तीसरा इंपैक्ट जो है वो आपका जर्नल है। जनरल मींस प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के ऊपर जो है, या नेचुरल मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उन पर जो नुकसान होता है वो इस पर हम लोग अब बारी बारी से हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने इस सॉइल पर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है आपका। अब देखो यहां सॉइल पर क्या होता है कि 3 चीजें होती हैं। पहली तो आपकी होती है न्यूट्रिएंट लीचिंग। इस पर हम पहले ही बता दें, इसकी जो है अभी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, पहले हम आपको बता दें क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें आपका आएगा डिफाइन न्यूट्रिएंट लीचिंग या व्हाट इज न्यूट्रिएंट लीचिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अभी डिटेल में इनको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। बेसिकली सॉइल पर 3 इंपैक्ट होते हैं, एक तो न्यूट्रिएंट लीचिंग होती है, दूसरी चीज क्या होती है कि चेंजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की एसिडिटी चेंज हो जाती है। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। दूसरी चीज, चेंजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये हमारे बेसिकली हमने इसीलिए इंपॉर्टेंट बोला क्योंकि इन पर जो है आपके अलग अलग जो क्वेश्चन आते हैं जो अभी हम लोग देखेंगे। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ सॉइल पर, पहला न्यूट्रिएंट लीचिंग, फिर सॉइल की एसिडिटी चेंज हो जाती है और एसिडिटी चेंज होने के साथ साथ सॉइल की फर्टिलिटी भी चेंज हो जाती है। तो हम लोग जरा इसका वो आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन पर नेचुरल वाटर बॉडीज पर इसके 2 इंपैक्ट होते हैं। भाई एसिड रेन एसिड के साथ डिसॉल्व के वाटर बॉडी में गई, तो वहां जितनी भी प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स हैं, उन पे इसका इंपैक्ट होगा। तो यहां पर क्या होगा कि पहली चीज तो जो आपके मरीन ऑर्गेनिज्म हैं वो, उन पर इसका इंपैक्ट होता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि इससे आपका पूरा का पूरा पीएच ऑफ एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जर्नल इंपैक्ट में आपका ह्यूमन पर और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर। अब बारी बारी से हम लोग एक एक करके इन सारी चीजों को, ये हमने एक आपको टोटल इंपैक्ट बता दिया कि इंपैक्ट कहां कहां होते हैं, सॉइल पर, वाटर बॉडीज पर और जर्नल पर, उनमें क्या क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। एक एक पॉइंट को लेकर डिटेल में हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला हम हटा देते हैं, अब हम पहला आते हैं अपना न्यूट्रिएंट लीचिंग पर। अब एक्चुअल में ये न्यूट्रिएंट लीचिंग होती क्या है,
अब आप देखो बहुत ध्यान से, एसिड रेन हो रही है, HNO3 H2SO4 ये प्रेजेंट होते हैं उसमें, आपने लिया H2SO4, इससे क्या हुआ कि आपका 2H प्लस और SO4-2 सारे एसिड में, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका जो है H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। अब एसिड रेन हुई, ये एसिड जमीन पर गिर रहा है सॉइल के ऊपर। अब हमको मालूम है कि सॉइल में आपके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये H प्लस क्या करता है कि इंटरैक्ट करता है विद सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, विद न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल। अब बारिश हो रही है, H प्लस ने उन न्यूट्रिएंट से रिएक्शन करी, बारिश के पानी के साथ वो न्यूट्रिएंट बह गए। तो अब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर प्लेस पर, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दिस थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट लीचिंग। तो यहां पर क्या हुआ, न्यूट्रिएंट लीचिंग, मतलब यहां पर क्या हुआ कि लीचिंग का मेन मतलब होता है कि सॉइल इज deprived by nutrients, means nutrients are washed away with acid प्रेजेंट इन एसिड रेन। कैसे कि वो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उनके संग इंटरैक्ट करके आपका उस जगह से न्यूट्रिएंट्स को वो वॉश अवे कर देते हैं, जिसकी वजह से दैट पर्टिकुलर प्लेस इज डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट लीचिंग। पहली चीज तो हो गई हम लोग की न्यूट्रिएंट लीचिंग। अब दूसरा इंपैक्ट, अगर हम दूसरा इंपैक्ट कहें आपसे कि क्या था, तो आप कहोगे अरे सर हमने नोट कर लिया, अभी मैं बताता हूं। दूसरा इंपैक्ट था आपका कि चेंजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब देखो आपको ये तो मालूम ही होगा भाई, ज्योग्राफी वगैरह में आपने पढ़ा है कि देयर आर सम क्रॉप्स व्हिच रिक्वायर्स एसिडिक सॉइल, देयर आर सम क्रॉप्स दैट रिक्वायर्स बेसिक। तो अब मान लो हमने आपसे बोला कि एक कोई क्रॉप है जिसके लिए हमको चाहिए है बेसिक सॉइल, और ये क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या कि मान लो ये फील्ड थी, यहां पर हमको जो है ये पूरी फील्ड जो है बेसिक सॉइल से मिल गई है। अब उससे क्या हुआ, यहां पर एसिड रेन हो रहा है, यहां से एसिड आ रहा है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके क्या वो इस प्लेस को बेसिक रहने देंगे? आप कहोगे नहीं सर, एसिड और बेस मिलके तो सॉल्ट बना लेंगे। तो हम कहेंगे अब बताओ बेटा क्या ये क्रॉप यहां पर ग्रो करेगी? आप कहोगे कहां सर, चाहिए थी बेसिक सॉल्ट लेकिन एसिड और बेस मिलके तो वो तो पूरी जमीन ही खराब हो गई। तो यहां पे क्या हुआ कि एसिडिटी ऑफ सॉइल जो है वो चेंज हो गई। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एसिडिटी सॉइल की चेंज हो जाती है। अब तीसरी चीज, भाई तीसरी चीज हमने कहा क्या थी? आप कहोगे अरे सर तीसरी चीज थी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, भैया आप देखो फिर वही बात आ गई कि ये एक खेत है, यहां पर क्या है, ये बहुत ही फर्टाइल खेत है, बहुत ही फर्टाइल, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। फर्टाइल होने का मतलब न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होंगे। अब क्या हुआ कि पहले वाले में हमने देखा था न्यूट्रिएंट लीचिंग, अब एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन हुई तो यहां पर सारी एसिड के जितने भी H प्लस थे, आपके जितने भी H प्लस थे, उन्होंने क्या किया, उन सारे न्यूट्रिएंट से रिएक्शन कर लिए, अलग अलग तरह के कंपाउंड फॉर्म कर लिए। तो आप देखो क्या वो सॉइल फर्टाइल बचेगी? आप कहोगे नहीं सर, सॉइल तो बेकार हो गई। हम कहेंगे यस। तो हम लोगों ने ये देखा कि हाउ दिस एसिड रेन इंपैक्ट ऑन दिस सॉइल, मींस फर्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट लीचिंग जिस पर आपकी डेफिनेशन आती है, सेकंड वन इसमें आता है टू इंपैक्ट ऑन सॉइल केमिस्ट्री। तो आप लिखोगे नंबर वन न्यूट्रिएंट लीचिंग, जस्ट हेडिंग डाल देना, न्यूट्रिएंट लीचिंग चेंजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड चेंजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो तीन फैक्टर्स हैं, उनमें से आप कोई दो लिख देना, 2 नंबर आपके पक्के। लेकिन न्यूट्रिएंट लीचिंग ध्यान से आप याद रखना, उसकी इकलौती ऐसी है जिसकी डेफिनेशन आती है।
तो ये हम लोग का हो गया इंपैक्ट आपका सॉइल पर। अब हम बात करें वाटर बॉडीज पर। अब देखो वाटर बॉडीज में क्या होता है भैया, हमको मालूम है मरीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे मरीन के ऑर्गेनिज्म है, वेदर दे आर फिश और प्लांट्स और एनिमल्स, कुछ भी। हमने देखा सी के नीचे बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, जो कि जिसको हम लोग मरीन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि हमने लिया एटमॉस्फेयर की सॉइल। अब एटमॉस्फेयर में अभी हमने देखा कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इस सॉइल में आपका मर्क्यूरी, लेड और जिंक, ये जो है थोड़े से आपके पॉइजनस सब्सटेंस भी होते हैं, मर्क्यूरी, लेड और जिंक। अब हुआ क्या कि बारिश हुई, बारिश में ये सारे डिसॉल्व होके ये कहां जाएंगे, आपके वेरियस वाटर बॉडीज में बह के चले जाएंगे। अब देखो यहां पे ये वाटर पॉल्यूट हो गया, तो इसके अंदर जो मरीन ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, अब उनको उस पानी में देखो ना मर्क्यूरी, लेड और जिंक जो कि पॉइजनस हैं, ये डिसॉल्व होके मिल रहे हैं। तो क्या वो प्लांट्स और एनिमल्स सरवाइव करेंगे? आप कहोगे नहीं सर, वो तो मर जाएंगे। तो हमने कहा यही चीज हो गई कि when acid rain takes place, the poisonous substance mercury, lead and zinc of atmosphere dissolves in soil and runs through the water bodies, and when marine organism take these poisonous substances, their survival becomes extinct, मतलब वो कुछ मर भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वाटर बॉडीज में। अच्छा, दूसरी चीज, इसका जो वाटर बॉडीज के अंदर का पूरा एक एनवायरनमेंट होता है, उसका पूरा पीएच चेंज हो जाएगा। पीएच, आप कहोगे सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? भाई पीएच चेंज होने में क्या होता है कि बहुत सारे कुछ हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर लेवल होता है पीएच का, उसी में सरवाइव करते हैं। तो अगर पीएच एनवायरनमेंट का चेंज हो गया, भाई एसिड बहता जा रहा है, नदियों में मिलता जा रहा है, तो पानी का भी पीएच चेंज हो जाएगा। कि तो क्या वो एनिमल और प्लांट जिनके लिए एक पर्टिकुलर पीएच की जरूरत थी सर्वाइवल के लिए, क्या वो सर्वाइव करेंगे? आप कहोगे नहीं सर, वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये हम लोग का हो गया कि किस तरह से हमारा जो है, जैसे एक फिश होती है आपकी सैल्मन, ये जो है पीएच 5.6 के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो यहां पर ये मर जाती हैं। तो एक पूरी आपकी स्पीसीज ही समझ लो पूरी खत्म हो जाएगी। अब हम आते हैं इनके जनरल इंपैक्ट पर। एसिड रेन, भाई एसिड का इंपैक्ट हमने देखा, जरा सा हाथ में लग जाता है, जल जाता है। तो अब मान लो एसिड रेन के संग हो रही, बहुत से लोग बाहर हैं, उनके ऊपर एसिड रेन हुई, पता चला वो बर्न कर गए। फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आपने सुना होगा एसिड रेन की वजह से ताजमहल का कलर जो है वो थोड़ा सा फेड होता जा रहा धीरे धीरे। तो ये चीज हो गया कि हम किस तरह से, ये क्या क्या इसके इंपैक्ट होते हैं एसिड रेन के। अब इंपैक्ट के बाद हम बात करें कि भाई हमने कहा कि देखो भैया एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन चाहे आप हो या नेचर हो, दोनों ही इस तरह से एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, उनके इंपैक्ट भी हमने बता दिए। तो अब क्या आपके दिमाग में नहीं आएगा कि काश हम लोग ये सब थोड़ा रोक दें? तो अब हम देखेंगे कि हम इनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेन बात है कि भाई जो हमारे कॉजेज थे, उन कॉजेज को हम भाई खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर मिनिमाइज कर दें तो हमारा काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ एसिड रेन। अब देखो यहां पर एक मेन चीज हमने देखा था कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेज आती हैं। अगर हम फॉसिल फ्यूल को ना यूज करें, कुछ उसके ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी ले लें, तो पहली चीज क्या हो गई कि बाय यूजिंग ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ, जो लेस पॉल्यूटेड होते हैं, एटमॉस्फेयर में ना फ्यूम्स देते हैं। हम लोगों ने घर में देखा, हम लोग जो रसोई गैस यूज करते हैं एलपीजी, सीएनजी, तो वो हम लोग ले सकते हैं बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लाइक हम क्या करें, सीएनजी यूज कर सकते हैं, एलएनजी यूज कर सकते हैं, एलपीजी यूज कर सकते हैं।
तो इस तरह से मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इनको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने देखा था, हमने बात करी थी इंटरनल कंबशन इंजन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आने जा रहा है, इंटरनल कंबशन इंजन। हम क्या करें कि इंटरनल कंबशन इंजन में बाय यूजिंग, अब आप ध्यान देना हमने चेंज कर दिया कलर, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर कहां पर यूज करेंगे? इन इंटरनल कंबशन इंजन। अगर हम इंटरनल कंबशन इंजन में कैटालिटिक कन्वर्टर यूज कर दें, आप कहोगे सर कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों यूज करेंगे? हम कहेंगे वाह भाई वाह, कितना इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन इंटरनल कंबशन इंजन। यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है। अच्छा, अब हमने आपसे कहा कि बेटा एक चीज हमको बताना कि इंटरनल कंबशन इंजन से कौन कौन सी गैसेस निकलनी थी। आपने कहा सर NO और NO2। हमने कहा वेरी गुड। जब आप इस कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज करते हो तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, इस NO को N2 और O2 में ब्रेक कर देता है। सॉरी, इस NO2 को भी वो N2 और O2 में ब्रेक कर देता है। अब आप देखो ध्यान से क्या हुआ, N2 और O2 में ब्रेक कर देता है। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं? आप कहोगे सर N2 और O2। हमने कहा ये देखो, जो खतरनाक चीज थी NO2 और N2O, कैटालिटिक कन्वर्टर ने इनको फिर से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। दोनों ही यूजफुल है हमारे लिए। अब एटमॉस्फेयर में कौन जाएगा? आप कहोगे अरे सर N2 और O2 जाएंगे। हम कहेंगे वेरी गुड। तो N2 और O2 तो कॉम्पोजिशन है ही है एयर का, तो हमको अब इस NO और NO2 की जगह N2 और O2 मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि दिस कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच आर यूजफुल फॉर एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा हो गया रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। रोल ऑफ, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कैटालिटिक कन्वर्टर इन इंटरनल कंबशन इंजन। तो यहां पे क्या होगा आपका कि कैटालिटिक कन्वर्टर converts NO and NO2 into N2 and O2 by using। अब कैटालिटिक कन्वर्टर है तो भाई देखो, कैटालिटिक कन्वर्टर तो कोई कैटलिस्ट तो उसमें होगा ही होगा। तो इसमें आपका प्लैटिनम और लेड, बाय यूजिंग प्लैटिनम एंड लेड कैटलिस्ट। अब देखो यहां पे क्या हुआ, N2 और O2, और इसको जो है आप क्या करना, फिर शो करना या ना करना, लेकिन थोड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है अगर आप अपने आंसर को इक्वेशन से सजा दो थोड़ा सा। अब देखो ये गैसेस जो है आपके एटमॉस्फेयर में जाएंगी। तो भाई देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चीज को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हां अगर हम इन तरीकों को यूज करें तो कहीं ना कहीं हम अपने इस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के जो पहला इंपैक्ट था एसिड रेन, उसको कम कर सकते हैं। और आप लोग तो इतने यंग बच्चे हो, आप लोग अगर अभी से इस चीज को इनिशिएशन लेना शुरू कर दो, आसपास के लोगों को इन चीजों के बारे में बताना शुरू कर दो, तो आप खुद ही देखोगे कि ये इंपैक्ट कितने धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं। और अभी तो हम लोगों ने एक इंपैक्ट की बात करी, अभी बाकी के 2 इंपैक्ट हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना प्यार ऐसे ही देते रहो हमें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।